गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब बच्चे आ गए? नो सर। आवाज साफ आ रही है बेटा? यस सर। एक मिनट बोर्ड और देखना, बोर्ड भी सही दिख रहा है क्या? बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या भाई? बोर्ड वाली समस्या थोड़ी, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है? यस सर। स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपने ऑडियो है वो बंद कर दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। हमने कल वाले क्लास के अंदर देखे तो मानव भूगोल। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही क्या? नहीं आवाज सर। बेटा? नहीं सर। आवाज आ रही है क्या अब? नहीं आ रही। अभी आ गई। नहीं आ रही? नहीं आ रही। आ गई सर। आ गई। देखो नोट्स की बात है, नोट्स बेटा आज आपको मिल जाएंगे। ओबीटी भी ने कल डाले थे ईआरपी पे, ठीक है। नोट्स जो आज जो अपने टॉपिक बहुत छोटा सा था, एक सर टॉपिक नहीं मिले हमारे को तो। बेटा ईआरपी पे जाके और देखना कल की डेट में आपको ओबीटी प्रश्न डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। कल की डेट में मानव भूगोल हमने पढ़ा। मानव भूगोल क्या है? पहला प्रश्न पढ़ लिया था परिभाषा। परिभाषा क्लियर है सबकी? सबकी क्लियर है ना? आप मैसेज लिख के बोल दीजिए, ठीक है, यस या नो जो भी। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। तीसरा प्रश्न अपना था मानव भूगोल की विचारधाराएं। तीसरा प्रश्न था मानव भूगोल की विचारधारा। यहां अपनी क्लास एंड हुई थी मानव भूगोल की विचारधाराओं, ठीक है। एक बार मैं इन सभी विचारधाराओं को रिपीट कर रहा हूं, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न कैसे भी आ सकता है। आज हम इसके बाद पढ़ेंगे उपागम, मानव भूगोल के उपागम। 2 टॉपिक और बच रहे हैं इस लेसन के, फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मानव भूगोल की विचारधारा में 3 विचारधाराएं आपके सामने थी। एक बेटा निश्चयवाद, एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद। ये विचारधारा बेटा ऐसी है, मानव भूगोल की मूल रूपरेखा है। ये आपके आगे तक कोई भी भूगोल विषय का कंपटीशन आप देते हैं तो ये विचारधारा प्राय पूछ ही लेता है, क्योंकि वर्तमान विश्व में देखें तो ये परिवर्तन हो रहा है। मानव ने अपने व्यवहार में बदलाव किया है और मानव ने अपने व्यवहार में बदलाव करके और अपनी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। और ये मानव भूगोल के आरंभ से लेके और वर्तमान तक की समस्त क्रियाएं आ गई। जैसे आरंभ में मनुष्य पर था, क्या वो बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही किसके भाई? आवाज किसी नहीं आ रही, वो एक बार अपना जो नेटवर्क पहले तो सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें। मनोहर, मनोहर आवाज आ रही है? बलराम, ठीक है। देखो तो निश्चयवाद विचारधारा देने वाला वेट्स, क्लियर बात हो गई थी।
सर्वेसर्वा कौन? प्रकृति। स्वामी कौन? प्रकृति। दास कौन? मानव। ये विचारधारा रेड जेल की। प्रवर्तक कौन है? रेड जेल। कहाँ के हैं? जर्मनी के। क्लियर? दूसरी विचारधारा संभववाद। जनक कौन? ला ब्लास। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है। सर्वेसर्वा कौन? मानव। स्वामी कौन? मानव। दास कौन? प्रकृति। प्रकृति क्या देती है? अवसर या संभावनाएं। संभावना को कौन ग्रहण करता है? मानव। और किसका विकास करता है? अपना विकास करता है। कौन करता है? मानव अपना विकास करता है। ये जो रूपरेखा है वो आपकी कौन सी विचारधारा है? संभववाद। कौन सी? संभववाद। जिसमें हमने जो भी निर्माण किया है वो सारी संभववादी विचारधारा का रूप है। आपकी बुक में जो एक कहानी सी दी हुई है वो है आपके नॉर्वे के क्षेत्र में निवास करने वाली एक महिला की, जो क्या करती है? उस बर्फ वाले वातावरण में भी समायोजन स्थापित करती है। भाई हमने क्या नहीं किया, भाई इतनी भयंकर गर्मी है और हमने क्या है? अपने मकान बनाए हैं और गर्मी से बचने के लिए उपकरण बनाए हैं। ऐसे ही सर्दी में सर्दी से बचने के लिए उपकरण बनाए हैं। ठीक है, वस्त्र आदि निर्मित किए हैं। ये सारी रूपरेखा किसकी है? संभववादी विचारधारा का ही रूप है। क्योंकि मानव ने अपने लिए क्या किया है? अपनी पृथ्वी प्रकृति से प्राप्त संभावना को क्या किया है? बदला है, कन्वर्ट किया। इसके बाद नवनिश्चयवाद विचारधारा देने वाले कौन? ग्रिफिथ टेलर। बताया था फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अमेरिका। तो कहाँ के हैं? अमेरिका। न तो मानव सर्वेसर्वा, सर्वेसर्वा कोई नहीं है, न तो मानव और नहीं प्रकृति। ठीक है, न तो मानव स्वामी है, न प्रकृति दास है। न मानव दास है और नहीं प्रकृति स्वामी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रकृति मानव को क्या देती है? अवसर देगी, संभावनाएं देगी। मानव अगर उनको मानता है तो क्या कर होगा? विकास। और नहीं मानता है तो क्या होगा? विनाश। ठीक है, प्रश्न आपके बोर्ड में आया हुआ क्या है इससे रिलेटेड? कल मैंने नाम दिया था रुको व जाओ नवनिश्चयवाद, नियो डेटरमिनिज्म। देखो, रुको व जाओ के लिए हम बात करें तो कहा गया एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आएंगे बेटा, ऐसा कि जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं वैसे के वैसे ही प्रश्न आएंगे। रुको व जाओ में प्रकृति तो क्या है? ट्रैफिक पुलिस। या सिग्नल। और मानव क्या है? यहां अपन बात कर रहे थे, यहां पे लास्ट अपना था। मानव क्या है? मानव है वाहन चालक। अब ट्रैफिक पुलिस वाले तो क्या करते हैं? दिशा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा करोगे तो आपका चालान काट देंगे, ये होगा। और वाहन चालक यानी हम
और प्रकृति तो चालान क्या काटेंगे। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं लगातार, प्रकृति को हम जो अवसर दिए हैं उससे ज्यादा दोहन कर रहे हैं, तो प्रकृति क्या करेगी, हमें दंड करेगी, यानी हमें दंड देगी, हमें दंडित करेगी। और ट्रैफिक सिग्नल है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपकी रेड लाइट है, आपकी येलो लाइट है, आपकी ग्रीन लाइट है, ठीक है। रेड लाइट बोलती है रुकने के लिए, अगर नहीं रुका तो तुरंत एक्सीडेंट है, ठीक है। ग्रीन लाइट बोलती है जाने के लिए, अगर गया नहीं तो भी एक्सीडेंट है, ठीक है। और येलो लाइट क्या देती है, वार्निंग देगी, चेतावनी, और आप चेतावनी को नहीं मानते हो तो भी दुर्घटना निश्चित है। तीनों ही स्थिति में प्रकृति हमें बताती है कि हमारे पास में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको आप आसानी से उपयोग कर सकते हो। कौन से, आपके गैर परंपरागत रिसोर्सेज, जिसमें आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो समाप्त नहीं होते, जो नवीनीकरण योग्य है, ऐसे रिसोर्सेज आपके पास में है तो आप उनका उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपके पास में जो रिसोर्सेज जो समाप्त होने वाले हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, उन रिसोर्सेज का अगर आप लगातार उपयोग करते हो, प्रकृति का लगातार दोहन करते हो, तो एक न एक दिन वह महत्वपूर्ण संसाधन आपको नहीं मिलेगा और उसके अभाव में आप अपने विकास को अवरुद्ध कर लोगे। तो ये रूपरेखा आपकी किसके माध्यम से बताई गई, प्रकृति के द्वारा, कि प्रकृति बोल रही है कि हमारे पास में जो संसाधन है आप उनका उपयोग करें, लेकिन विवेकपूर्ण तरीके से, मितव्ययतापूर्ण तरीके से, ठीक है, और एक व्यवस्थित तरीके से हम क्या करें, उपयोग करें, तब तो क्या होगा, आप आगे चलोगे, और नहीं तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा। और आपने देखा है निश्चित तौर पे, हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान स्थिति देखें प्रदूषण की, वर्तमान स्थिति देखें वातावरण की, तो वह स्थिति हम देखें, आपने पढ़ा भी है, जैव विविधता पढ़ा है 11वीं क्लास में, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा है 11वीं क्लास में। तो ये रूपरेखा हम देखें तो हमें लगता है कि वास्तव में प्रकृति, जिससे हम माता का दर्जा देते हैं, कौन सी विचारधारा में प्रश्न आ गया, प्रकृति जिसमें प्रकृति को माता का दर्जा दिया गया, वो कौन सी विचारधारा, तो निश्चयवाद। प्रकृति को मात्र अवसर प्रदान करने वाला माना गया, वो कौन सी, संभववाद, जिसमें प्रकृति को किसी प्रकार के महत्व को नहीं दिया गया, नहीं मानव को महत्व दिया गया। प्रश्न आया हुआ न तो प्रकृति नहीं मानव, नवीनतम विचारधारा कौन सी, तो कौन सी, नवनिश्चयवाद, ठीक है। तो यहाँ पर मानव को प्रकृति चेतावनी दे रही है। वर्तमान स्थिति हम देखते हैं, वर्तमान स्थिति में देखें तो ऑक्सीजन, जिसको हम मानते थे कि ये गैस है, और वातावरण में आपने पढ़ा है कितने परसेंट है, 20.8%, ठीक है, और 78% कौन सी है, आपके नाइट्रोजन है, ठीक है। अब 20.8% आपकी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है वर्तमान में देखें, इसकी जो महत्वता है वो इस बीमारी के आने पर इतनी ज्यादा सिद्ध हुई है, ठीक है। लोग, अब ऑक्सीजन है वो कैसे कम हुई है, उसका रीजन सीधा सा है कि पहले बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ थे, पेड़ों को हम काटते नहीं थे, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब पर्यावरण क्या करता था कि वायुमंडल में आने वाली जितनी भी कार्बनिक गैसें हैं, इन कार्बनिक गैसों को अवशोषित करता था, और ये कार्बनिक गैसें उनका भोजन थी। उसकी तुलना में ये आपकी ऑक्सीजन है वो बाहर निकलती थी पेड़ पौधों के भोजन के दौरान, ठीक है। अब संतुलन बना हुआ था, और अब क्या हुआ, अब हुआ क्या कि पेड़ पौधे कट गए, वातावरण में ऑक्सीजन कम मात्रा में आने लग गई,
हालांकि परिवर्तनशील गैस नहीं है, लेकिन CO2 का जो एक चक्र चलता था वो चक्र क्या हो गया, बंद हो गया, और अधिकांश कार्बनिक गैसें वातावरण में क्या है, व्याप्त हो गई, जिसके कारण हमें शुद्ध गैस नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन का अभाव हो गया। वर्तमान स्थिति है कि कितनी समस्या का सामना पूरे विश्व को करना पड़ा है। अब बात करें तो ये रूपरेखा आपको समझ में आ गई क्या? निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, 3 विचारधाराएं। अब 3 विचारधाराओं के बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा है अगला। ये तीनों में कोई प्रॉब्लम है बेटा? तीनों में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रश्न करना है? भाई किसी स्टूडेंट को कोई प्रश्न करना है कि बेटा? नो सर। सबको समझ में आ गया? अगला टॉपिक यस है सर। मानव भूगोल का ऐतिहासिक स्वरूप। मानव भूगोल का ऐतिहासिक स्वरूप। मानव भूगोल का ऐतिहासिक स्वरूप। इसमें से बेटा जो प्रश्न आया है बोर्ड में, वो प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। इसको हम यूं भी बोल सकते हैं, मानव भूगोल के उपागम। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, उपागम पूछ सकता है। वैसे हालांकि है ऐतिहासिक स्वरूप ही है। देखो हम जाने तो जब से मानव की उत्पत्ति, जो मानव भूगोल का विकास बाद में, यानी मानव भूगोल सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बाद में पढ़ा जाने लगा है। इसका विकास हालांकि बाद में हुआ है, 20वीं 19वीं शताब्दी के में इसका विकास हुआ, लेकिन ये मानव भूगोल विषय जो है वो मानव की उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक के समस्त परिदृश्य को पढ़ता है। मानव भूगोल में हमने पढ़ा कि किसका अध्ययन करेंगे? मानवीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? मानवीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। अब मानवीय प्रतिक्रिया, कौन सी मानवीय प्रतिक्रिया? भाई हम दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की जो क्रियाएं करते हैं, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो जितनी भी जो क्रियाएं करते हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां है, ठीक है, अपने आर्थिक गतिविधियां है, सामाजिक गतिविधियां है, राजनीतिक गतिविधियां है, XYZ जो भी गतिविधियां हैं जो मानव गठित करता है, उन समस्त गतिविधियों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब मानव जब पैदा हुआ, यानी मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति से वर्तमान तक के समस्त परिदृश्यों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। लेकिन हम मानव भूगोल के विकास की बात करें, आरंभ की बात करें, जब आदिकालीन मानव था उसमें केवल एक ही चीज थी, क्या? पेट भरना। उसका एक ही उद्देश्य था, क्या? पेट भरना। पेट भरने के लिए वो काम करता था। अब उसका उद्देश्य पेट भरना था, धीरे धीरे उसको लगा कि हम आखेट कर रहे हैं तो आखेट करते रहेंगे तो क्या होगा, जो जीव है वो नष्ट हो जाएंगे। जीव क्या हो जाएंगे? नष्ट। अब उसने क्या किया? पशुपालन करना आरंभ कर दिया। क्या आरंभ कर दिया? पशुपालन करना आरंभ कर दिया। इसके बाद उस मानव ने देखा कि हम पेड़ों को लगातार काटेंगे, पेड़ों को लगातार काटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पेड़ नष्ट हो जाएंगे। तो उसने धीरे धीरे कृषि कार्य आरंभ कर दिया। हम पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण, और जो चलवासी पशुचारण और कृषि कार्य का आपके स्थानांतरित कृषि, दोनों प्रकार हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने 4-5 लेसन है, ठीक है। अब इस लेसन के जस्ट बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या है वो क्या है कि आंकड़े है उसमें, और ये आंकड़े है लास्ट में पढ़ते हैं जब एग्जाम के लगभग, हम लास्ट टॉपिक में आएंगे, रिपीट भी कराएंगे उसी समय पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक मानव विकास का लेसन है वो पढ़ेंगे दोनों।
तो वह व्यक्ति कौन? आदिकालीन मानव, उसने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया। फिर भी ज्ञान सीमित है, फिर भी ज्ञान है सीमित। सामाजिक अन्योन्य क्रिया न्यून थी। प्रश्न आ जाए आरंभिक काल में मानवीय प्रतिक्रिया कैसी थी, तो मानवीय प्रतिक्रियाओं में देखिए सामाजिक अनुक्रिया न्यून थी। मानव अपने समाज को नहीं जानता था, वो केवल अपने पेट भरने की आवश्यकता को जानता था, किसी प्रकार की समाज की रूपरेखा को नहीं जानता था। किसी प्रकार वो जानवर रूप में या जानवर की पद्धति के रूप में या वो जीवन यापन करता था। धीरे धीरे विकास हुआ और मानव, आपने पढ़ा, कुमारी चर्चिल सैंपुल ने परिभाषा में लिखा भी है कि चंचल मानव, चंचल मानव, क्रियाशील मानव, चंचल या क्रियाशील मानव की रूपरेखा। तो मानव सृजनात्मक है, सृजनात्मकता के आधार पर मानव ने क्या किया है? विकास किया है। और इस विकास को हम इस मानव भूगोल के उपागम में देखें तो सबसे पहले आपके इस उपागम को हम देखें तो एक चीज है कि आरंभ में जब विकास हुआ तो जैसे मान लो कि मैं या हम लोग जब आरंभ में थे तो जहां पर रह रहे हैं, जैसे मान लो कि हम भारत में रह रहे हैं, एक गांव में रह रहा है कोई व्यक्ति, और गांव से निकलना, उसका निकलने का कोई मतलब नहीं है, वो गांव में ही है, उसको जो भी मिल रही है प्रकृति सब चीजें गांव में मिल जाती है, उसको बाहर जाने से मतलब नहीं है। तो व्यक्ति क्या मानेगा कि गांव मेरा संसार है, गांव मेरा क्या है? संसार। बोलते ना, कहावत है कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो मानता है कि कुआं है ना ये पूरा विश्व है। कुएं के मेंढक को वही पता कुआं क्या है? पूरा विश्व है। ये स्थिति मानव की थी। पहले धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तकनीकी का विकास हुआ, तो जो पश्चिमी यूरोप के लोग हैं, पुर्तगाल के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, ये लोग थे, इन लोगों ने क्या किया? यूनान के इन लोगों ने नावों के माध्यम से यात्राएं की, और इन्होंने जब यात्राएं की तो इनको लगा कि ये प्रदेश ही नहीं है, इसके अलावा भी कोई प्रदेश है, जहां भी लोग रहते हैं उन लोगों को भी पता लगा कि हमारा प्रदेश ही नहीं है, और भी प्रदेश है जहां भी लोग रहते हैं। फिर ये खोज आरंभ होती गई और धीरे धीरे विश्व के समस्त भाग है वो जाने जाने लग गए, पूरे भाग जाने जाने लग गए, और इन भागों में व्यापार होने लगा। क्या होने लगा? व्यापार होने लगा। और व्यापार के साथ साथ अब वर्तमान स्थिति देखें तो फिर हमने पढ़ाई है कि सबसे पहले नाविक आए, नाविक 1492 अपने 2-4 डेट तो याद होगी। कोलंबस, निकोलस, अमेरिका की खोज की। 1498 वास्को डी गामा भारत की खोज की, कालीकट पे आया था। ठीक है, ऐसे ही आपके 1700 ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की थी। ठीक है, तो ये रूपरेखा आपकी चलती गई। इन नाविकों ने क्या किया? खोज की, और खोज करके और समस्त सूचनाएं अपने प्रदेशों में पहुंचाई। तो यही आरंभ था मानव भूगोल के विकास का, यानी मानव की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के साथ अंतःक्रिया आरंभ हुई। ये अंतःक्रिया ही आरंभ था मानव के विकास का। तो इस रूपरेखा को, मेरी बात समझ में आ रही है कि बेटा? भाई समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये रूपरेखा है, इसको 6 उपागमों में बांटा गया है। कितने उपागम है? 6 उपागम है। क्लास लगभग है 10-15 मिनट, ये 6 उपागम देख लेते हैं। पहला उपागम जो है पूर्व उपनिवेश काल है। देखो, पूर्व उपनिवेश काल का मतलब है उपनिवेश काल से पहले, और हम उपनिवेश काल मानते हैं 1600 ईस्वी से पहले वाले काल को। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद अंग्रेज जाने लगे थे भारत में। कब आए थे? 1757। कब आए थे?
1757 में प्लासी का जब युद्ध हुआ था, और जो 62 में, सॉरी 64 में, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके दौरान अंग्रेज आ तो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने कदम जमा लिए थे यहाँ पे 2 युद्धों के दौरान। ठीक है, तो पूर्व उपनिवेश काल में क्या हुआ कि जो भी प्रदेश थे उनका अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब क्या है? खोज। ये खोज किसने की बेटा? ये खोज की नाविकों ने। नाविकों का उद्देश्य था व्यापार करना। भाई वो विकसित थे प्रदेश, पहले से वो विकसित थे, और उनका उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। तो अन्वेषण किया, और उन्होंने अन्वेषण का क्या किया? विवरण प्रस्तुत किया। अन्वेषण भी किया और अन्वेषण का क्या किया? विवरण प्रस्तुत किया। किताबें तो ले ली गए स्टूडेंट? किताबें? यस सर। हाँ, किताब जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तो किताब से आपको काफी कुछ समझ में आएगा। जैसे पढ़ के आगे आज, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व उपनिवेश काल, अन्वेषण और विवरण प्रस्तुत हुआ। विवरण कौन करेगा? भाई नाविक गए और जाके आए, जाके आए। अब कोई जाएगा और जाके आएगा, तो वो अपने प्रदेश में क्या करेगा? बताएगा कि हाँ वहां पे इस प्रकार की संभावनाएं हैं, वहां ये संसाधन है, ये रूपरेखा वो बताएगा। इसके बाद उसने दूसरा उत्तर उपनिवेश काल, ये आरंभ यानी उपनिवेश काल का आरंभ, और ये उत्तर का मतलब अंत, लगभग अंत। इसमें क्या है? विश्लेषण व्यक्त किया गया। जो भी प्रदेश थे उन प्रदेशों का विश्लेषण। देखो 2 शब्द है, एक तो है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। खोज करके विवरण किया गया। अब विवरण करने के बाद जो विश्लेषण किया गया कि वो प्रदेश है, जैसे एक व्यक्ति गया, दूसरा गया, कई गए, ठीक है। अब वो आकर के उस प्रदेश के विभिन्न प्रतिभाग है, उनका क्या कर रहे हैं? विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो भी विस्तृत रूप से। क्या है, क्या नहीं है, क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या संभावनाएं नहीं, क्या हमें करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि अंग्रेज जहां आए, यानी भारत में आए, तो अंग्रेजों ने ऐसे ही थोड़ी, उसी प्रदेश में अंग्रेजों ने क्या किया? आधिपत्य किया। उसी प्रदेश को ज्यादा टारगेट किया जो प्रदेश उनको लाभ पहुंचा सकते थे। सभी प्रदेशों में अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं किया, सभी प्रदेशों में उसमें उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन प्रदेशों में ज्यादा ध्यान दिया जहां पे अपार संभावनाएं हैं, अपार संसाधन है, उन प्रदेशों में अंग्रेजों ने क्या किया? ध्यान दिया। तो उत्तर उपनिवेश काल में क्या हुआ? विश्लेषण, प्रादेशिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? प्रादेशिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। और इसी काल में लगभग माने तो पूरी पृथ्वी जो है उसका ज्ञान, पूरी पृथ्वी का ज्ञान मनुष्य को लगभग मिल गया था। लगभग सभी प्रदेश, कितने महाद्वीप है, कौन कौन से महाद्वीपों में कौन कौन से प्रदेश है, कौन से प्रदेश किस प्रकार के हैं, लगभग ज्ञान है वो मिल गया था। मैं 1492 में जब आपके कोलंबस गया, उसका उद्देश्य था भारत के क्षेत्र में आना, और वो चला गया कहाँ पे? वो पश्चिमी भाग में चला गया, और वह कहाँ? अमेरिका पे जाके उतरता है। तो वहां अमेरिकी जो द्वीप समूह है वहां जाके वो उतरता है। तो उसको भाई लगा कि मैं कहाँ जा रहा था और मैं कहाँ आ गया। तब उसने क्या नाम दिया? पश्चिमी द्वीप समूह को उन्होंने वेस्ट इंडीज कहा। क्या कहा? वेस्ट इंडीज कहा। और अमेरिका की खोज की किसने? कोलंबस ने। तो ये तो आरंभिक बिंदु था। इसके बाद जब सब लोगों ने विभिन्न प्रदेशों के अंदर अपने अन्वेषण को बढ़ाया, तो लोगों ने सभी प्रदेशों को जान लिया।
और लगभग इस काल में आते आते लोग पूरे विश्व के ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, पूरे विश्व के ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। अब इसके बाद हम बात करें, तीसरा जो काल है वो है अंतर युद्ध अवधि। अंतर युद्ध अवधि, देखो अंतर युद्ध अवधि की बात है, वर्तमान में हम जानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावनाएं हैं। और आपने ये भी जाना है अपने पिछली कक्षाओं के माध्यम से कि 2 विश्व युद्ध आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 विश्व युद्ध में एक तो हुआ 1914 से 18 वाला, और एक 39 से लेके और 44 तक का, ये 2 युद्ध हो चुके हैं। इन 2 युद्धों के बीच में जो काल आया वो है आपका 1930 का दशक। कौन सा दशक आया? 1930। दशक का मतलब होता है जैसे 1930 है तो 1921 से लेकर के और 30 तक का काल, ठीक है। अब हम बात करते हैं 21वीं सदी। 21वीं सदी, 21वीं सदी का मतलब हो गया आपके 2001 से लेकर के और 2100 तक, ठीक है ना। तो आपके अंतर युद्ध अवधि की बात है 30 के दशक में। क्या? तो 30 के दशक में देखो यहाँ तो अन्वेषण कर लिया, यहाँ ये विश्लेषण कर रहे हैं, सभी प्रदेशों को जान चुके हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, जो प्रदेश इन्होंने जान लिए तो इसमें क्या किया, इन्होंने क्षेत्रीय विभेदन प्रस्तुत किया। क्षेत्रीय विभेदन, जैसे भारत में कोई आया, भारत के विभिन्न राज्यों में घूमा, ठीक है, वो गए, उन्होंने अलग अलग जो राज्यों में गए तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में चर्चा की और भिन्नता प्रदर्शित की कि कौन सा बेस्ट है, किसमें क्या विकास है, किसमें किस प्रकार के लोग हैं, कौन सा क्षेत्र है जिसमें बिल्कुल विकास नहीं है, वहां लोगों का वर्चस्व नहीं है, वहां संसाधन नहीं है। इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया, अपने अध्ययन को क्या किया, विभेदित किया और 2 प्रदेशों में क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित किया। कौन से अध्ययन को? तुलनात्मक अध्ययन को प्रदर्शित किया। 2 प्रदेशों में तुलनात्मक अध्ययन को क्या किया, प्रदर्शित किया। किसमें भाई? तुलनात्मक अध्ययन किसके बीच में कर रहे हैं? हम प्रदेशों के बीच में कर रहे हैं, हम उन क्षेत्रों के बीच में कर रहे हैं जहां पर उन लोगों ने क्या किया, खोज किया है, विवरण किया है, विश्लेषण किया है, उन्हीं क्षेत्रों के बीच हम क्या कर रहे हैं, विभेदन कर रहे हैं। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? युद्ध कब होगा? जब किसी चीज को लेकर किसी वर्ग में विवाद उत्पन्न हुआ है तभी तो युद्ध हुआ है। और चीज को लेकर विवाद तब होगा जब व्यक्ति उस वस्तु, भाई अगर मान लो कि 5 लोगों की आवश्यकता है और 5 लोगों को आराम से वस्तु मिल रही है, विवाद संभव थोड़ी है। अगर 10 लोग या 7 लोग 8 लोग है, वस्तु 5 के, तो विवाद क्या होगा, निश्चित होगा। तो इसी दौरान देखें तो देशों के बीच में विवाद हुआ और युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों की अवधि के बीच में जो भी प्रदेश थे, इन प्रदेशों ने अपने प्रादेशिक विवरण विश्लेषण में क्या किया, विभेदन किया। और ये विभेदन लोगों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला था, ठीक है। तो यहां तक हम देखें तो लगभग पूरे विश्व में मानव जाति एक दूसरे प्रदेश को लगभग जान चुकी थी और मानव का विकास हो चुका था। अब जो चौथा उपागम है 1960 का दशक, चौथा उपागम 1960 का दशक। देखो 1960 के दशक की बात करें तो हमें पता है कि भारत आजाद हुआ 1947 में और लगभग भारत के साथ साथ कई देश आजाद हो गए। और 1960 तक आते आते औपनिवेशीकरण का लगभग अंत हो चुका था। कुछ प्रदेश ऐसे थे जो गुलामी की जंजीरों में थे। लगभग प्रदेश, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं,
लगभग प्रदेश गुलामी की जंजीरों से बाहर आ गए। अब गुलामी की जंजीरों से बाहर आए तो देशों, भाई अंग्रेज छोड़ के गए किसी प्रदेश को, तो वहां के स्थानीय शासन ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जैसे भारत में 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेज छोड़ के गए, तो 15 अगस्त को हमारे देश में स्वतंत्रता मिली। उसके साथ ही भारत सरकार ने भारत के जितने प्रदेश थे उनको अपने अधीन कर लिया और अपनी शासन व्यवस्था को उन्होंने लागू कर दिया। ऐसे ही जितने भी प्रदेश थे, जितने भी देश थे, उन देशों ने अपनी शासन व्यवस्था को क्या कर लिया, लागू कर लिया। ठीक है, अब अपनी शासन व्यवस्था को लागू किया तो इन्होंने इसमें क्या, स्थानिक संगठन यानी देशों ने अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लिया। कंप्यूटर मानचित्रों के माध्यम से सीमाओं को क्या कर दिया, निश्चित कर लिया कि ये सीमाएं इस देश की है, ये सीमाएं इस देश की है। और देशों ने अपनी सीमाओं का निर्धारण करके और अपने राजनीतिक स्वरूप को क्या कर दिया, व्यवस्थित तरीके से निर्धारित कर लिया। तो मानव का विकास 60 के दशक में इतना हो गया। अब देखो 60 के दशक तक केवल अंग्रेजों ने क्या किया है, लाभ उठाया है। अंग्रेजों ने ही लाभ उठाया है, क्योंकि अधिकांश देश है, जैसे भारत 47 में आजाद हुआ तो भारत में लगभग 20 से 30 वर्ष तो भारत के पिछड़ी जो प्रदेश है या भारत में जो नुकसान हो चुका था उसको भरपाई करने में लग गए। क्योंकि अंग्रेजों के काल में हालांकि कुछ कंपनियां हैं वो आई, अंग्रेजों के काल में कुछ संस्थाएं हैं वो निर्मित हो गई, लेकिन उन्होंने एक जो विकास का चरम प्राप्त करना चाहिए था भारत में वो नहीं किया। हालांकि आप कई बोलेंगे कि अंग्रेजों के काल में शिक्षा पद्धति आ चुकी थी, ठीक है, कई औद्योगिक क्रियाएं हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत को काफी हद तक क्या है, अंग्रेजों के जाने के बाद अपने देश के विकास में प्रयास करना पड़ा, काफी नियोजन करना पड़ा और भारत में काफी कमियां थी, उनको पूरा करते करते 30 से 40 वर्ष भारत को लग गए थे, 30 से 40 वर्ष। और अभी भी कई समस्याएं हैं। 1960 के दशक के बाद में सीमाएं निर्धारित हो गई। सीमाएं निर्धारित होने के बाद 1970 का दशक, 1970 का दशक। अब 70 के दशक में बताते हैं कि कौन सी क्रांति आई, मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति आई मतलब लोग धीरे धीरे तरक्की करने लगे। पहले तो गुलामी की जंजीरों में जी रहे थे, अब लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे तरक्की की और जाना अरे मेरा भी क्या है, कोई आधार है, मेरा भी वजूद है इस संसार में, ठीक है। तो लोगों ने अपनी स्थिति को जाना, तो वहां मात्रात्मक क्रांति उत्पन्न हुई। सबसे पहले इस मात्रात्मक क्रांति से प्रश्न आपके आएंगे, निश्चित तौर पे आप ध्यान रखना। मात्रात्मक क्रांति 1970 के दशक में आई। इस क्रांति में मुख्यतः कौन कौन सी विचारधाराएं सामने आई। पहली विचारधारा आपके आई मानवतावादी या कल्याण परक विचारधारा। मानवतावादी या कल्याण परक विचारधारा। देखो सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। मानवतावादी यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भला कर रहा है, ठीक है। कल्याण परक का मतलब होता है कि सरकार, देश की सरकार क्या करेगी, अधिकतम व्यय करके और नागरिकों की मूलभूत